नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें फिलिस्तीन के ऊपर इजरायली हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पूरी दुनिया में बेचैनी है, पूरी दुनिया में संकट का आलम है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे हैं, समर्थन में रैलियां हो रही हैं पूरे पश्चिमी दुनिया में। लेकिन इसके साथ साथ फिलिस्तीन में जो मरने वालों की तादाद है वो 3,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें आधे से भी ज्यादा मासूम बच्चे हैं। तस्वीरें आपको मैं नहीं दिखा सकती, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं। अमेरिका में 6 साल के बच्चे की उसी जिस मकान में वो रहता था उस मकान के मालिक ने हत्या कर दी, क्योंकि वो समझता था कि ये जो परिवार है वो यहूदियों के खिलाफ है। पूरी दुनिया में यहूदी और मुसलमान, ये एक तरह से डिवीजन, एक तरह से बंटवारा हो रहा है। लेकिन इसी बीच भारत के रुख के बारे में मैंने आपको लगातार बताया है। राहुल गांधी ने एक तरह से चुनौती दी है, और एक बेहद मैं कहूँगी कि ऐसे वक्त में जबकि भारत में एक आम राय बनाने की कोशिश हो रही है इजराइल के फेवर में, कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर, भारत एक देश और समाज के तौर पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच इजराइल को चुन रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं दो दो ट्वीट किए जब हमास का हमला हुआ इजराइल के ऊपर। उसके बाद सबसे पहले जो ग्लोबल लीडर्स थे उनमें से एक, यानी सबसे पहले जो लोग जिन्होंने ट्वीट किया, अपना समर्थन जताया और सीधे तौर पे कहा हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्वीट करके ये सुनिश्चित किया कि दुनिया को पता चल जाए, भारत के लोगों को भी पता चल जाए कि वो कितने नज़दीक हैं इजराइल के और इजरायली नेता नेतन्याहू के, और कहा कि मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई और मैंने फिर से उन्हें बताया कि भारत देश उनके साथ है। ऐसे में राहुल गांधी ने खुले तौर पे मैं कहूँगी चुनौती देते हुए सीधे तौर पे ये कहा है भारत की मीडिया के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसा लगता है कि इजराइल पे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनकी दिलचस्पी इजराइल में ज़्यादा है बजाय इसके मणिपुर के। उन्होंने कहा आप देखिए अखबार दर अखबार, टीवी दर टीवी, आप देखिए लगातार आपको सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन की खबरें आपको सुनने में आएंगी, देखने में और पढ़ने में आपको मिलेंगी, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने खासकर ये बयान दिया जहां चुनाव हो रहा है मिजोरम में, और पूरी संभावना ये बन रही है कि काफ़ी समर्थन, चुनावी समर्थन वहाँ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। मिजोरम में देखिए राहुल गांधी ने क्या किया, उनका बयान सुन लेते हैं, फिर वापस आते हैं। Some months ago, I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. It is no longer a state. It is now two states. People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. Nobody is talking about the pain, the misery that has been caused there. And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. It is something to be ashamed of, that the leader of our union has not traveled to the state of Manipur after what has happened there. और इसके साथ साथ दूसरे दिन जो वो मिजोरम में मौजूद थे उस पर क्या बयान दिया ये भी मैं आपको बताऊंगी। सीधे तौर पर उन्होंने आरएसएस पे हमला किया है, और ये भी फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि जो 16 नेता हैं इंडिया गठबंधन के, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन फिलिस्तीन के साथ है। 16 नेता जाकर मिले, फिलिस्तीन के जो राजदूत हैं उनसे मुलाकात की, और सबसे अहम बात उन्होंने ये की कि ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से कि पूरा देश इजराइल के साथ है, ऐसा नहीं है, और इसीलिए हम इस असमंजस को, इस भूल को दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपको हम बताना चाहते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। ये बयान आप देख लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण ये बयान है जो दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट वांट द वॉइस ऑफ पीपल टू बी नोन
and that is very, very problematic. So we thought that we should let the Palestinian ambassador know that there is also a different voice in India. इसमें यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं, CPI-ML के नेता, जनरल सेक्रेटरी, उनका ये कहना है कि भारत की सरकार नहीं चाहती कि जो आम लोगों की आवाज़ है वो पता चले लोगों को। ये बहुत परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पर आए और हमें पैलेस्टीनियन एम्बेसडर को हम ये बताने के लिए आए हैं कि भारत में अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं। तो एक तरफ जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, और इसके अलावा वो एक संस्था जो अपने आप को कहती है कि सांस्कृतिक संस्था है, RSS। मैंने आपको बताया था कि RSS क्यों इजराइल के इतना नज़दीक है, अभी की बात नहीं है, एक ज़माने पुरानी बात है कि आप ये देखिए RSS के जो तमाम जो आइडियोलॉग्स हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने अपनी किताबों में खुल के लिखा है कि वो किस तरह से एक मॉडल मानते रहे हैं जो नाज़ी जर्मनी में हिटलर ने किया यहूदियों के साथ। तो एक दोहरापन आप देखिए कि एक तरफ वो ये चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों के साथ वो सलूक किया जाए जो यहूदियों के साथ किया गया जब हिटलर वहाँ पर राज करता था जर्मनी में, और दूसरी तरफ वो ज्यूज़ के साथ, यहूदियों के साथ अपनी हमदर्दी भी दिखाता है। ऐसा कैसे संभव है कि एक तरफ आप जो एक तरह का रिलीजियस स्टेट या जिसे हम कहें धर्म पर आधारित राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि CAA कानून पूरे तरीके से इजराइल की नकल है, ये इजराइल के मॉडल पर है कि एक ऐसा देश जो यहूदियों के लिए बना हुआ है, 1948 में बना, तो 1947 में आज़ाद हुआ देश भारत क्यों नहीं सिर्फ एक समुदाय के लोग, सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों के लिए बने। तो यही एक उनकी प्रेरणा है, यही मॉडल है जिस पर RSS काम करता है। और इसीलिए चूंकि RSS और भाजपा भारत पर राज कर रहे हैं, इसलिए वो लगातार अपनी इस विचारधारा को, और जो ये पूरा संकट मंडरा रहा है जहां लोगों की जानें दांव पर लगी हुई हैं। एक तरफ हमने देखा इजराइल में मासूम लोगों के ऊपर हमास का हमला हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए, इसके अलावा काफ़ी लोग बंदी भी बना लिए हैं हमास ने, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं वो मासूम लोग जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, जिनका आतंक से कोई लेना देना नहीं है, सैकड़ों की तादाद में फ़िलिस्तीन में मारे जा रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं। मैं CNN पे वो खबर देख रही थी जिसमें CNN का खुद का जर्नलिस्ट, जिसको वहाँ से गज़ा से भागना पड़ा अपने परिवार के साथ, और उसने बताया कि कुछ ही घंटों में यानी 48 घंटे के भीतर 3 बार उसको जगह बदलनी पड़ी, और आखिरी बार वो वहाँ से जब निकला एक होटल से जहाँ बाकी लोगों ने पनाह ली हुई थी, वहाँ कुछ ही घंटों के भीतर उस होटल पे भी हमला हो गया। यानी बाल बाल बचा अपने छोटे छोटे बच्चों और पत्नी को लेकर। यानी वो लोग जो माने जाता है कि दूसरे लोगों की कहानियाँ लिखेंगे, दूसरे लोगों की कहानियाँ दिखाएंगे, जो वो लोग सुरक्षित नहीं है, तो आप सोचिए कि फ़िलिस्तीन में आखिर कौन सुरक्षित होगा। एक ऐसा वाक्य था जो उस व्यक्ति ने कहा और मेरे दिमाग में बैठ गया। उसने कहा, कोई भी इमारत, कोई भी जगह, कोई भी ठिकाना आज 100% सुरक्षित नहीं है। मैं ये नहीं समझ सकता कि मैं वापस कभी अपने घर लौटूंगा। तो ये इस तरह के हालात हैं जहां नेता, पत्रकार, एक्टिविस्ट, वो लोग जो राहत पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, यूनाइटेड नेशंस के लोग, रेड क्रॉस के लोग, वो लोग भी मारे जा रहे हैं, वो भी ज़ख्मी हो रहे हैं, वो भी सेफ नहीं है। ऐसे में भारत की सरकार एक तरह से एक तरफा बयान या एक तरफा मैं कहूँगी पक्ष ले रही है। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपको फ़िलिस्तीन का एक दोस्त नहीं मिलेगा। तमाम पूरे IT सेल ने एक तरह से भारत के विचार पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इंडिया डेलीगेशन है, और मैंने इसीलिए खबर का हिस्सा भी बनाया इंडिया डेलीगेशन के इस विज़िट को, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुख्य धारा का दरबारी और सरकारी मीडिया है वो कभी भी ये नहीं दिखाएगा। वो नहीं चाहता कि भारत में इतने बड़े देश में जहाँ 140 करोड़ लोग हैं, वो ये समझते हैं कि पूरे तरीके से 140 करोड़ लोग वही सोचेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचेंगे, या फिर जिस तरीके से AMU में जो प्रदर्शन किया गया उसको लेकर जितना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया, उन लोगों को बाकायदा जेल भेजा गया, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और जो महत्वपूर्ण बात इन लोगों ने कही है वो ये कि एक रेजोल्यूशन भी इंडिया अलायंस ने पास किया। ये पूरा जो संकट फिलहाल है यहाँ पर पूरे पश्चिम एशिया में, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को दबाव बनाना चाहिए इजराइल के ऊपर कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनका पालन करे, उनकी इज्जत करे, जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी इज्जत करे, और जो डिग्निटी है पैलेस्टीनियन लोगों की, जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी यानी उनकी ज़िंदगी और उनकी गरिमा जो है उसकी रक्षा करने का काम इजराइल को करना चाहिए। वो इस तरीके से मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता। दुनिया एक बड़े संकट के लिए तैयार नहीं है। इस डेलीगेशन ने बाकायदा ये रेजोल्यूशन भी पास किया और उसके बाद ये कहा कि हम
पूरी मजबूती के साथ निंदा करते हैं कि ये जो फ़िलिस्तीनी लोगों पर गाज़ा में जो इज़राइल बम बरसा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से ये विच वी बिलीव अमाउंट्स टू एन अटेम्प्ट टू जेनोसाइड, एक नरसंहार की कोशिश के तौर पर इंडिया डेलीगेशन का ये रेजोल्यूशन है। वो ये कह रहा है कि जिस तरह से इज़राइल फ़िलिस्तीन पर बम बरसा रहा है, वो पूरे तरीके से नरसंहार की एक कोशिश के तौर पर हम ये देखते हैं और युद्धबंदी होनी चाहिए फ़ौरन इस तरह से, ताकि जो मासूम जानें हैं उनको बचाया जा सके और घरों का और जो पूरी वहाँ पर आबादी है उसकी तबाही को रोका जा सके। ये सीधे तौर पे, यानी ऐसा नहीं है कि कोई दुविधा थी इस बयान में कि इंडिया अलायंस के 4 लोग ये कह रहे थे और 6 कुछ और कह रहे थे। पूरे तरीके से मैं कहूँगी इसमें सीधे तौर पर क्लैरिटी नज़र आ रही थी। इसके अलावा बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारे प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए एक ऐसा संदेश भेजना चाहते हैं कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत इज़राइल के साथ है। इससे एक तरह का कन्फ्यूजन पैदा होता है। हम यहाँ पर आए हैं ताकि ये कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकें और हम ये कहना चाहते हैं, तथ्य ये है कि भारत फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, यानी भारत की एक बड़ी आबादी फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी है। फ़िलिस्तीन यानी इज़राइल के साथ भारत की सरकार खड़ी हो सकती है। भारत का जो पार्टी है जो रूल कर रही है या उसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, वो उनके साथ हो सकती है, लेकिन भारत की जनता वो फ़िलिस्तीन के साथ है, ये दानिश अली कह रहे हैं। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसमें भी एक तरह का विरोधाभास नजर आया कि नरेंद्र मोदी के जो 2 ट्वीट थे इज़राइल के फेवर में और इसके अलावा जो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट था, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी एक तरफ फ़िलिस्तीन का नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी ने और उधर जो स्टेटमेंट है वो सीधे तौर पे ये कहता है कि जो फ़िलिस्तीनी लोगों के जो बुनियादी अधिकार हैं उनका पक्षधर हमेशा से भारत था। लॉन्ग स्टैंडिंग शब्द का इस्तेमाल किया है और हमेशा रहेगा। तो ये पूरे तरीके से जब से ये पूरा संकट खड़ा हुआ है, जब से ये पूरा युद्ध हो रहा है, तब से ही कांग्रेस पार्टी और साथ ही जो इंडिया अलायंस है वो फ़िलिस्तीन के साथ दिख रहा है। ऐसे इस कीमत पर भी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि क्यों हम इज़राइल के लिए भी हमें स्टेटमेंट देना चाहिए था। आपको याद होगा अभी की बात है जब ये पूरा संकट आया था हमास के हमले के बाद, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी उसमें बयान जारी किया गया था फ़िलिस्तीन को लेकर। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ पूरे तरीके से, जिसमें कहा गया था कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो अपना रोष व्यक्त करती है इस पूरे युद्ध के ऊपर, जिसने पूरा जो मिडल ईस्ट है या पश्चिम एशिया है उसमें हज़ारों लोगों की जान ले ली है पिछले 2 दिनों के भीतर। और CWC ये कहना चाहती है कि बहुत वक्त से लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट है, जो अधिकार हैं फ़िलिस्तीन के लोगों के, और अधिकार क्या है उनका, अपने ज़मीन के लिए अधिकार, अपना खुद को शासित करने का उनका अधिकार, सेल्फ गवर्नमेंट, और लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, यानी गरिमा और अपनी इज्जत के साथ रहना, रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ, गरिमा और सम्मान के साथ रहने का जो फ़िलिस्तीनी लोगों का बुनियादी अधिकार है, जो CWC है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो इसका पूरे तरीके से सम्मान करती है। और CWC कह रही है कि फ़ौरन युद्धबंदी होनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो ताकि इस मसले का हल हो और ये मामला आगे ना बढ़े। तो पूरे तरीके से मैं कहूँगी कि एक ही सांस में, एक ही धारा के साथ, धारा प्रवाह तरीके से कांग्रेस पार्टी, CWC, इंडिया अलायंस, राहुल गांधी एक ही आवाज़ में बात कर रहे हैं कि वो फ़िलिस्तीन के साथ हैं इस पूरे झगड़े में। अब यहाँ सीधे तौर पर ये कहना ज़रूरी है कि यहाँ कोई भी ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि इज़राइल में जिस तरह से फ़िलिस्तीन में बच्चों या महिलाओं या आम लोग, निर्दोष लोग जिन्होंने हथियार नहीं उठाए हैं, जो अनआर्म्ड लोग हैं, उनकी हत्या की सिफारिश यहाँ कोई नहीं कर रहा। कोई भी यहाँ इस तरह का गिरा हुआ इंसान नहीं है जो ये कहने की कोशिश कर रहा हो, चाहे मैं एक पत्रकार के तौर पे कहूँ या पॉलिटिकल पार्टियों का हम जिक्र कर लें या भारत की सिविल सोसाइटी जो कहती है कि फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होने का ये वक्त है। वो ये कहने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमास के आतंक का कोई समर्थन कर रहा है या मासूम बच्चों को, औरतों को बंदी बना लेना और उनको बंदी बनाकर फिर एक तरह की बार्गेनिंग करने की कोशिश करना इज़राइल के साथ, इस सब का कोई समर्थन नहीं कर सकता। किसी भी हिंसा की निंदा होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये समझना ज़रूरी है
कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरह से भारत में विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, वो सीधे तौर पे मैं कह सकती हूँ कि अपने आप में बेहद बहादुरी और तारीफ का समय है, ऐसे वक्त में जब इजराइल के खिलाफ एक शब्द भी कहा जाना इस तरह से माना जा रहा है कि वो एंटी सेमिटिज्म है, यानी यहूदी लोगों के खिलाफ है। ऐसे में राहुल गांधी और इंडिया अलायंस दोनों फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।